नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर के आ रही है। वैसे तो आज झारखंड में दूसरे चरण के लिए 3 लोकसभा सीटों पे मतदान हुआ है, जिसमें से एक चतरा की सीट है, दूसरी हजारीबाग की और तीसरी कोडरमा की सीट है। इसके साथ साथ गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी आज ही वोटिंग हुई है। इन चारों सीटों पे 3 लोकसभा की सीट और एक उप चुनाव जहां पे हुआ गांडे में, इन चारों सीटों पे जो है हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि कहां पे कौन भारी साबित हुआ है। लेकिन ठीक इसके पहले एक जो बड़ी खबर है बीजेपी के हवाले से, जिसमें आप कैप्शन अगर पढ़ पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जयंत सिन्हा पे बीजेपी ने एक्शन लिया है। वो एक्शन क्या है? सनी सरद हमारे साथ इस लाइव में हैं और इसके बाद जो है काफ़ी जो दूसरे मुद्दे हैं जिस पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। आप तमाम दर्शक जो जुड़ गए हैं या फिर जुड़ने वाले हैं वो इस लाइव में बने रहिएगा। सनी, सबसे पहली खबर और बड़ी खबर जो जयंत सिन्हा से के हवाले से है, जयंत सिन्हा को लेकर के बीजेपी ने एक तरीके से एक्शन लिया है, क्या है वो खबर? देखिए, जयंत सिन्हा जो अभी बीजेपी के वर्तमान में हजारीबाग के निवर्तमान सांसद हैं, उनसे एक स्पष्टीकरण मांगा है बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य साहू ने। उन्होंने एक पत्र लिखा है और इस पर उन्होंने पूछा है कि जब से मनीष जायसवाल को बीजेपी ने हजारीबाग लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया, आप न प्रचार प्रसार में दिखे और न ही आप संगठन के किसी मीटिंग में शामिल हुए, और सबसे अहम बात कि आप मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी नहीं गए। इस पत्र में ऐसा लिखा है। आप समझिए कि जयंत सिन्हा जो 2 बार से हजारीबाग के सांसद हैं, मोदी सरकार में पिछली बार मंत्री भी रह चुके हैं कैबिनेट के, वो व्यक्ति जो है अपने मत का अधिकार नहीं कर रहा है, वोट देने नहीं जा रहा है आदित्य साहू के पत्र के अनुसार। आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है कि वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ चुनाव आयोग का नारा ही है कि अब की बार 80 पार। हाँ बिल्कुल, 80 पार मतलब कि 80% वोटिंग परसेंट जो है बढ़ाया जाए, उसको लेकर। और जयंत सिन्हा का वोट देने नहीं जाना, आप समझिए कि बीजेपी का सांसद होते हुए, सिटिंग सांसद होते हुए आप वोट देने नहीं जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझिए कि कितनी बड़ी बात है। और इसको लेकर हजारीबाग के लोगों में भी एक नाराज़गी देखने को मिली कि पिछली बार हम सब एक ऐसे व्यक्ति को करीब 4.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जिताकर भेजे, और वो व्यक्ति जो है वोट डालने तक भी आज नहीं गया। ये चर्चा शाम से थी, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे थे कि जयंत सिन्हा जो है वोट डालने नहीं गए। मैंने कोशिश की कि जयंत सिन्हा से बातचीत हो सके, इस संबंध में उनका भी पक्ष सामने आ सके, तो जयंत सिन्हा ने कॉल फॉरवर्ड कर दिया है अपने ऑफिस में। उनके ऑफिस के किसी व्यक्ति ने फ़ोन उठाया, मैंने पूछा कि क्या जयंत सिन्हा आज वोट कास्ट करने के लिए गए थे, तब उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन वोट कास्ट तो वो ज़रूर किए होंगे। हजारीबाग के पत्रकारों के बीच ये चर्चा है कि जयंत सिन्हा जो है पोस्टल बैलेट से दिल्ली में वोटिंग कर दिए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई नियम नहीं है कि चुनाव के दिन ही पोस्टल बैलेट से कोई कहीं कर दे। आप समझिए कि संजय, हम लोग को भी, पत्रकार को भी इस बार पोस्टल बैलेट से वोटिंग करने का परमिशन दिया गया था। वो था कि अब पहले ही, चुनाव से पहले ही वोटिंग हो जाती है और उसके बाद फिर सबको लाके एक जगह काउंटिंग होती है। ये संभव है कि उन्होंने पोस्टल बैलेट से किया होगा, ये संभव है। और जब उनके ऑफिस के लोग या फिर हजारीबाग में इस तरीके की चर्चा है तो इसको खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी ही अपनी पार्टी ने सवाल उठाया। ये सवाल हम लोग नहीं उठा रहे हैं, ये सवाल उनकी पार्टी उठा रही है। बीजेपी ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया है और नोटिस में क्या कहा है? नोटिस में कहा है कि एक तो आप चुनाव में एक्टिव नहीं दिखे, सक्रिय नहीं रहे, कोई जो जिनको उम्मीदवार बनाया गया मनीष जायसवाल, उनके लिए आपने कैंपेन नहीं किया, सक्रियता नहीं दिखाई। और इतना तक अगर चुप्पी भी साध लिया जाए, लेकिन इस बात पे पार्टी कैसे चुप रहे कि आप वोट तक नहीं डालने गए। अब इस पे पढ़ के बता दें क्या? बिल्कुल। ये देखिए, जो राज्यसभा के सांसद हैं और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं आदित्य साहू, उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब से हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी द्वारा श्री मनीष जायसवाल जी को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तब से आप न तो चुनाव प्रचार प्रसार और न ही संगठनात्मक कार्य में रुचि ले रहे हैं। इसके बावजूद इस लोकतंत्र के महापर्व में आप अपने मताधिकार का प्रयोग करना भी उचित नहीं समझे।
आपके द्वारा बरती गई इस रवैया से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। ये जो है प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, संगठन महामंत्री, प्रदेश संगठन महामंत्री और जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह को जो है ये कॉपी भेजा गया, प्रतिलिपि भेजी गई है। तो बिल्कुल ये देखिए संजय, हजारीबाग में जो है इस बार माहौल बिल्कुल अलग था। एक तरफ आप देखिए कि जयंत सिन्हा के जो पिताजी हैं, हजारीबाग के ही पूर्व सांसद यशवंत सिन्हा एक अलग मोर्चा खोले हुए थे। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया के जरिए जयंत सिन्हा के न केवल पिताजी बल्कि उनके बेटे भी उनके खिलाफ, तो वो जो है यशवंत सिन्हा जो है लगातार कोई ना कोई बयान दे रहे थे बीजेपी के खिलाफ, खास करके मनीष जायसवाल के खिलाफ कि व्यवसायी हैं, व्यवसाय को लेकर जो है निशाना साधते रहे। उसके बाद जब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी का जब प्रोग्राम था, तो उनके प्रोग्राम में जयंत सिन्हा का बेटा भी वहाँ पर मौजूद रहे। उन्हें बाकायदा जो है कांग्रेस का पट्टा पहनाया गया। हालांकि बाद में उन्होंने बयान ये दिया कि खड़गे जी को देखने गए थे, उनको सुनने के लिए गए थे, वो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं। आप समझिए कि बीजेपी के सांसद का कोई बेटा वहाँ जाए और उसे कोई कांग्रेस का पट्टा पहना दे, तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत संभव है, और वो पहन भी ले आराम से। बीजेपी के सांसद के बेटे हैं, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री उनके दादा हैं जो कांग्रेसी हो गए हैं एक तरीके से आज के डेट। कांग्रेसी हो गए हैं, आप भी बोल रहे हैं, है नहीं तो मतलब वो तो पलटी मारा जा रहा है या फिर मार दिया गया है। लेकिन हजारीबाग की राजनीति इसी हिसाब की थी। अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि कौन जीतेगा, भाई कौन किसको क्या इस बार चुनाव में क्या रहा नहीं रहा। हार जीत चूंकि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन के हिसाब से बता नहीं सकते, वो तो 4 जून को तय होगा, लेकिन कौन कहाँ पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन सा फैक्टर काम किया, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर खास करके हजारीबाग वासियों के लिए, क्योंकि माना ये जा रहा था कि यशवंत सिन्हा जिस तरह से मोर्चा खोले थे और उसके बाद जयंत सिन्हा जिस तरह से अपनी नाराज़गी दिखाते रहे कि हो सकता है कि फिर आगे कभी उनको टिकट मिले, लेकिन अब जिस तरह से स्पष्टीकरण का ये लेटर आया, नोटिस का ये लेटर आया, इससे ये साफ हो गया कि जो सिन्हा फैमिली है, यशवंत सिन्हा, जयंत सिन्हा, उसके लिए दरवाज़ा मुझे लगता है कि इस पत्र के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया। जो व्यवहार उन्होंने मनीष जायसवाल के उम्मीदवार बनने के बाद से दिखाया है, जैसा कि इस पत्र में भी आदित्य साहू ने लिखा है कि पार्टी की छवि को आपने धूमिल किया है और उसका असर पड़ा है। आप देखिए कि संजय वोटिंग परसेंट, पूर्व केंद्रीय मंत्री अगर वोट नहीं डालने जाए तो ना ये केवल बीजेपी की बात है, बल्कि एक तो पूरा भारतीय लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उस पर एक तरीके का चोट है। लेकिन अब भी फॉलो अप जो है ये नहीं बोल रहा है कि जयंत सिन्हा ने वोट नहीं डाला है, ये बीजेपी का नोटिस है, उसके जरिए ये बातचीत हो रही है। जयंत सिन्हा के जो ऑफिस के लोग हैं, जैसा कि सनी बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई उनको जानकारी नहीं है, लेकिन हजारीबाग के जो स्थानीय जो पत्रकार हैं उनके बीच एक खबर है कि जयंत सिन्हा पोस्टल बैलेट से उन्होंने अपना मतदान किया है। अब चूंकि इस तरीके का नोटिस आ गया है तो जाहिर सी बात है कि वो भी अपना स्पष्टीकरण देंगे पार्टी को, तो तब जाकर के स्पष्ट होगा। लेकिन इन 2 दिनों तक जो है ये चर्चा बनी हुई है, और खास करके तब जब पूर्व निवर्तमान सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री अगर हजारीबाग इलाके में दिखे भी नहीं, वोट डालने तक नहीं गए, तो पोस्टल बैलेट वाला मामला उनको बताना होगा, प्रूफ देना होगा। बहरहाल अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हजारीबाग सीट से ही शुरुआत करते हैं कि हजारीबाग में जिस तरीके से 2 विधायक आमने सामने थे, दोनों बीजेपी के ही विधायक जो फिर बाद में कांग्रेस में चले गए, जेपी पटेल मांडू से चुनाव जीत करके गए बीजेपी के टिकट पे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार बने, और दूसरी तरफ हजारीबाग सदर से जीतने वाले विधायक मनीष जायसवाल को बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बनाया। और एक नया चेहरा, युवा चेहरा जो भाषा और खतियानी आंदोलन से निकल करके आया, जयराम महतो के उस पूरे कैंपेन के जरिए कई सारे चेहरे निकले, उसमें जो जयराम महतो के बाद जो एक लोकप्रिय चेहरा निकला वो संजय मेहता का नाम है। संजय मेहता वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे और बताया यही जा रहा है सनी कि संजय मेहता ने खेल बिगाड़ दिया है, और वो खेल बिगड़ा है कांग्रेस पार्टी का। क्या कुछ आप देख पाए, आप भी हजारीबाग में कैंप किए हुए थे, क्या लग रहा है? सोशल मीडिया पे लोग संजय मेहता को लेकर के अलग अलग तरीके से दावा कर रहे हैं, बढ़त में बीजेपी को बताया जा रहा है, बोला यह जा रहा है कि जिस तरीके का जो हजारीबाग का जो बैकग्राउंड भी रहा है लोकसभा को लेकर के, तो वहाँ पे यही बताया जा रहा है कि
एक जो कांटे भरी मुकाबला जो दिखाई दे रही थी, लेकिन संजय मेहता की मजबूत दावेदारी ने उस मुकाबले को जो है बीजेपी की ओर एक तरीके से टर्न कर दिया। अब बिल्कुल देखिए, चूंकि ये लाइव की चर्चा हम लोग शुरुआत जयंत सिन्हा से किए थे, और इस जो पत्र आदित्य साहू ने लिखा है, उस पत्र में इसी बात का जिक्र है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग भी नहीं करने गए, वोट कास्ट नहीं करने गए। अब उसका देखिए वोटिंग परसेंट पर असर पड़ा है। अगर इससे रिलेट कर दिया जाए तो 2019 के चुनाव में हजारीबाग में 70% से अधिक वोट पड़े थे, और अभी जो 5 बजे तक का जो डाटा, मतलब आज का जो डाटा है, ये डाटा हो सकता है कि 1-2% जो है आगे बढ़ भी जाए। इसके अनुसार हजारीबाग में 63.66%, मतलब 5 बजे तक कब में ये 5 हो सकता है कि 2-4% और 1-2 दिन बाद बढ़ सकता है, चूंकि कई लोग कतार में रहते हैं, कई जगह से कई ऐसे झारखंड के इलाके हैं और खास करके हजारीबाग की जहाँ से कनेक्टिविटी नहीं रहती है तो रिपोर्ट नहीं आ पाती है। लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 6-7% अगर वोटिंग परसेंट कम हो गया तो अब उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं माना जाएगा कि जयंत सिन्हा जैसे लोग हैं, जिसे 4.5 लाख से अधिक वोट से जनता जिता कर भेजती है, जब उनकी बारी आती है कि आप मत का प्रयोग करें, तब वो गायब हो जाते हैं आदित्य साहू के पत्र के अनुसार। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, आप जो चर्चा कर रहे हैं कि हजारीबाग में जो JBKSS समर्थित उम्मीदवार हैं संजय मेहता, वो जो है सबके फैक्टर को गड़बड़ा रहे हैं और किसी को मुश्किल में डाल रहे हैं, किसी को आसान कर रहे हैं, किसी की राह। तो मुझे लगता है कि JBKSS के उम्मीदवार संजय मेहता की पहली जीत तो इसी में है कि जिस अभी 2-4 महीने पहले जिस पार्टी का उदय हुआ, जो लोग चुनावी मैदान में उतरे, जिन्हें बहुत कम आंका जा रहा था, अगर उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं या कोई और कर रहा है तो पहली जीत तो मुझे लगता है कि यही है। चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। जिसके साथ लोग खड़े हैं तो चर्चा तो करनी पड़ेगी, जीते हारे कोई भी, हमारा तो काम ही है सारे लोगों की बातचीत। यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर चर्चा कर रहे हैं, हम हो, आप हो, सड़क पे खड़ा व्यक्ति हो, पोलिंग स्टेशन में लाइन में खड़ा व्यक्ति हो, तो ये पहली जीत वही है। 4 तारीख को तो ये तय होगा कि कौन हारेगा, कौन जीतेगा। रही बात कि संजय मेहता किसका वोट काट पाए, किसका वोट ले पाए, तो ये आकलन करना बड़ा मुश्किल है संजय, क्योंकि देखिए हजारीबाग के कई लोगों से बातचीत हो रही थी, पत्रकारों से ही, तो उन्होंने बताया कि हजारीबाग के जो बीजेपी डोमिनेटेड बूथ जिसे माना जाता है, उस बूथ पर भी ऐसा लगा कि संजय मेहता वहां से लीड कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें एक चीज देखने को ये मिला कि जो कुर्मी बहुल जो बूथ है, इलाका है, क्योंकि देखिए झारखंड में आमतौर पे माना जाता रहा है कि बड़े संख्या में जो कुर्मी वोटर हैं वो बीजेपी के हैं। पहले चरण का भी जो मतदान हुआ, आप देखिए कि खूंटी को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, संशय की स्थिति है, जहां पे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे भी यही चीज़ें बताई गई और देखने को मिली कि कुर्मियों में एक खासी नाराज़गी है। 2-3 फैक्टर हैं उसके लिए। एक तो जो कुर्मी जातियों का जो एक बड़ा डिमांड रहा है, अब भी है कि ST में शामिल कराने को लेकर के, और वो उस तरीके से वो लोग ये मानते हैं कि बीजेपी जो है केंद्र में सरकार होने के बावजूद उस मुखरता से जो है आवाज़ नहीं उठा पाई या फिर उस दिशा में प्रयास नहीं किया गया, और इसका खामियाजा पूरे राज्य भर में देखने को मिल रहा है। हालांकि सुदेश महतो काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि रांची खूंटी में भी उन्होंने कैंप किया, और महतो बहुल, कुर्मी बहुल जो इलाके हैं उन इलाकों में भी वो कैंप कर रहे हैं। अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके सभा में कल आपने देखा होगा कि कैसे सुदेश महतो को बगल में बैठा करके प्रधानमंत्री मोदी जो है मुस्कुराते हुए, हंसते हुए कई तरीके की बातचीत कर रहे हैं। एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम लोग बहुत एकजुटता के साथ हैं और आप लोग उसको ग्राउंड पे एक होइए, और कुर्मी में अगर नाराजगी है तो वो साथ में आए बीजेपी के। लेकिन ना केवल सिर्फ एक डिमांड, बल्कि जो दूसरे और जो मुद्दे रहे, जिसमें जयराम महतो का उभार हुआ भाषा आंदोलन को लेकर के, उसके बाद खतियानी आंदोलन को लेकर के, और दूसरे जो कई तरीके के जो मांग रहे हैं 2-2.5 सालों से। हालांकि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि पार्टी 2-3 महीना पहले गठन हुआ, लेकिन ये आंदोलन तो 2-3 वर्षों से चल रहा है, जिसमें ये लोग सक्रियता के साथ काम कर रहे थे। तो वो एक फैक्टर बना है, और खास करके कुर्मियों के बीच में जो है एक उम्मीद के तौर पे इन चेहरों में जो है देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है, और यही वजह है कि चर्चा हो रही है। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि JP भाई पटेल और मनीष जायसवाल में अगर टक्कर हो
चूँकि जेपी पटेल को जाहिर सी बात है कि नुकसान तो संजय मेहता कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के वोटरों को भी नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जब बीजेपी के वोटर को नुकसान वो कर रहे थे, और वैसे में जब जेपी भाई पटेल को कैंडिडेट बनाया गया, तब ये माना गया कि अब जेपी भाई पटेल को ही ये ज़्यादातर नुकसान करेंगे। हजारीबाग में संजय ये देखने को मिला, जब मैं 4-5 दिन तक वहाँ पर था, तो ज़मीन पर इंडिया गठबंधन के लोग बहुत कम जो है लड़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि आप ये कागज़ पर समीकरण बनाकर ज़्यादा ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 4-5 दिन तक मैं घूमा, बहुत कम ही जगह ऐसा हमको देखने को मिला जहाँ 10 लोग इंडिया गठबंधन के लोग हों जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये समीकरण कागज़ पे बैठाया गया कि भाई मुस्लिम हम लोग के साथ हैं, आदिवासी हम लोग के साथ हैं, यशवंत सिन्हा कैंप कर रहे हैं तो लाला वोटर जो हजारीबाग का है वो हमारे साथ हैं, जयंत सिन्हा जी भी चुप हैं तो उसका भी फ़ायदा मिलेगा, तीसरा जो मनीष जायसवाल से जो नाराज़गी होगी उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस समीकरण के आधार पर इंडिया गठबंधन कागजी डाटा के अनुसार जो है ये लोग अपना पूरा का पूरा जो कैंपेन है वो लोग चला रहे थे। और ना केवल ये सिर्फ हजारीबाग में बल्कि चतरा की भी स्थिति, अगर दूसरे चरण पे जो मतदान हुआ 3 सीटों पे लोकसभा की, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, गांडे पे भी आएंगे, 3 सीटों में से 2 सीटों पे जहां पे कांग्रेस पार्टी सीधी लड़ाई में थी बीजेपी के सामने, वहां पे ये कागजी लड़ाई और कागजी डाटा के भरोसे ही ये लोग लड़ता हुआ दिखाई दिए और उसमें मजबूती नहीं आई। एक चीज जिसका सनी आप कल हम लोग कैमरा के बाहर जो चर्चा कर रहे थे, आप एक चीज बता रहे थे कि एक जो सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में वो एनर्जी देखने को नहीं मिला कि झारखंड में महागठबंधन जो अब इंडिया अलायंस के तहत नामाकरण हो गया है, इनकी अपनी सरकार है, बावजूद इसके कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से मजबूती मिलनी चाहिए थी, सरकार का बेनिफिट्स कार्यकर्ताओं में जो मजबूती आनी चाहिए थी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। पहले चरण के मतदान में आप देखिए कि सुरक्षित सीटों पे हेमंत सोरेन ने अच्छा खासा लीड दिलाया, जेल के अंदर रहते भी हेमंत सोरेन का नाम काम आया, और यही वजह है कि सुरक्षित सीटों पे जो है बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। लेकिन इन 3 सीटों पे खास करके चतरा और हजारीबाग की बात करें तो कांग्रेस कागजी डाटा के भरोसे ही जो है रह गई, और उसे ये लग रहा था कि ये जो आप जिस तरीके से समझा रहे थे कि हजारीबाग में यशवंत सिन्हा हैं तो कायस्थों का वोट आ जाएगा, ये कुर्मी जाति से आते हैं जेपी पटेल, स्वर्गीय टेकलाल महतो के बेटे हैं तो उनका विरासत है, वो वोट आ जाएगा, मुसलमान तो है ही। तो इस तरीके से इन लोगों ने नहीं, ये समीकरण के आधार पर उन लोगों को लग रहा है या लग रहा था कि वोट आ जाएगा। लेकिन मैं चूँकि जेपी भाई पटेल जो है वो मांडू से विधायक हैं, मांडू के कई इलाकों में भी मैं घूमा, लेकिन जेपी भाई पटेल से इस बात की नाराज़गी थी कि वो चुनाव से पहले बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, तो एक दल बदल का लेकर जो है उनको लेकर जो है नाराज़गी थी लोगों में कि वो भाई इधर से उधर चले जाते हैं। हालांकि जेपी पटेल का जो है अपना तर्क है कि कोई भी व्यक्ति जो है पॉलिटिक्स में इधर उधर किया हुआ है, हमारे सामने भी जो कैंडिडेट है, ये जो तर्क है वो मुट्ठी भर लोगों के लिए भी नहीं है, क्योंकि देश भर में आप देखेंगे तो चुनाव के ऐन वक्त पहले कौन बीजेपी में जा रहा है, कौन कांग्रेस में जा रहा है, ये मतलब हर चुनाव के पहले होता है। बिल्कुल, ये खास करके इंडियन पॉलिटिक्स में जो है मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा सवाल नहीं रह गया। चुनाव जीतने के उनके लिए है जो वैचारिक दृढ़ता को लेकर के बहुत विचार करने लगते हैं या फिर चिंता में पड़ जाते हैं, तो वैचारिक दृढ़ता जैसी कोई चीज नहीं है, सब इक्वेशन का खेल है। बिल्कुल, और मैं बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के लोग कैसे अपने आप को मजबूत वहाँ पे मान रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह आप देखिए कि वोटिंग परसेंट जो 6-7% गिरा है, वो भी थोड़ा बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि एक डराने वाला जो है आंकड़ा है। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर देखिए तो आज के डेट में बीजेपी कहीं ना कहीं जो शुरू से आप देखिए कि 5 साल के बाद जो है चुनाव होते हैं, लेकिन 5 साल तक ये पूरा प्रैक्टिस होता है चुनाव का, कोई ना कोई कार्यक्रम के तहत लोगों के जोड़ते हुए। लेकिन आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि आप कार्यकर्ताओं को उस हिसाब से जोड़ नहीं पाए, या फिर जो बूथ मैनेजमेंट एक होता है जो पैसों का क्रंच उनको मजबूत नहीं कर पाए, उसमें ये कमी रह गई। और दूसरी बात, कार्यकर्ताओं को मजबूत अगर आपकी सरकार है तो सरकार रहते आप किस तरह से कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जोड़ सकते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं, इसका फायदा चुनाव में मिलता है। लेकिन आप देखिए कि यहीं के विधायक, कांग्रेस के विधायक अपने मंत्रियों से नाराजगी जता चुके हैं, वो बता चुके हैं कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती है, और इसका असर चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। विधायक का नहीं सुना जाता तो कार्यकर्ता तो फिर वो गाजर मूली की तरह है मंत्रियों के लिए। आप एक मंत्री देखिए जेल भी चले गए,
भ्रष्टाचार के मामले में आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं, हालांकि अब तक उन्होंने इस्तीफा तक नहीं दिया है, और बाकी के जो 3 मंत्री हैं, लोग तो यही बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बोलते हैं कि भाई ये अपने विधानसभा के मंत्री हैं, विधानसभा क्षेत्र के मंत्री हैं, पूरे स्टेट के मंत्री नहीं हैं। स्टेट के मंत्री रहते तो कार्यकर्ता और नेताओं को जोड़ने का प्रयास करते, तो उसकी कमी और उसका नुकसान तो देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी को, खास करके जो गैर आरक्षित सीटें हैं। सुरक्षित सीटें जो ट्राइबल के लिए जो सुरक्षित सीटें हैं और जो कांग्रेस के खाते में गई, तो वहां तो हेमंत सोरेन का एक नाम है जहां पे ये लोग संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, मतलब कांग्रेस भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती है, तो ये परिस्थिति है। लेकिन गैर आरक्षित सीटों पे जो आज 3 सीटों पे जो मतदान हुआ है, उसमें हजारीबाग पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हजारीबाग को लेकर के कुल मिलाकर के यही परिस्थितियां हैं। और संजय मेहता की जो भूमिका है, और ग्राउंड पे हम लोग भी ये आकलन नहीं कर पा रहे थे कल रात तक भी कि संजय मेहता इस कदर जो है चर्चा में आ जाएंगे, लेकिन आज जो कई सारे जो इलाके हैं वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो लोगों से बातचीत हो रही है, सैकड़ों जो फ़ोन कॉल्स के जरिए जो बातचीत हुई, जो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जो हजारीबाग में घूम रहे थे, सनी खुद वहाँ पे कैंप किए हुए थे, और आज जो लोग घूम रहे थे उसमें यही फीडबैक निकल करके आया कि संजय मेहता की दावेदार वहाँ जो पैठ है वो बढ़ी है, और वजह यही रहा कि मतदान केंद्रों पे भी उनका नाम सुनाई देने लगा। बिल्कुल, बूथ मैनेजमेंट अच्छा था। मैं उनका कार्यालय भी गया था, करीब 2200 के आसपास बूथ पर सब कुछ भेजने के लिए तैयार था कि किस तरह से कमेटी बना ली जाए। तो इतने कम समय में इतना मैनेजमेंट कर लेना, तो ये तो काबिल तारीफ़ है, और इसकी हर कोई तारीफ़ कर रहा है, चाहे बीजेपी के लोग हों, इंडिया गठबंधन के लोग हों, या फिर आम लोग हों, जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़े, इसकी तो तारीफ़ हो रही है। अब मुझे लगता है कि हजारीबाग पर बहुत लंबा डिस्कशन हो गया। अंतिम में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि मनीष जायसवाल पर चर्चा नहीं हो पाई। पिछली बार 4,80,000 के आसपास वोट से जयंत सिन्हा जीते थे। जयंत सिन्हा तब जीते थे जब जयंत सिन्हा को लेकर नाराजगी थी। इस बात को लेकर नाराजगी थी कि इलाके में समय नहीं देते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते, अच्छा मतलब संबंध या फिर कार्यकर्ता उस हिसाब से नहीं बना पाए। उसके बावजूद 4,80,000 से वोट से जीत लेना, तो अब मनीष जायसवाल को जब उम्मीदवार बनाया गया तब माना गया कि ये मार्जिन हो सकता है कि या तो बढ़े या फिर उतना ही रहे। लेकिन इसके पीछे का तर्क जेपी भाई पटेल की तरफ से भी दिया गया और बीजेपी की तरफ से भी ये लगातार कहा गया कि पिछली बार कांग्रेस ने एक कमज़ोर कैंडिडेट दिया था, गोपाल साहू को उम्मीदवार वहाँ पर बनाया गया था। बाकायदा जेपी भाई पटेल ने जब इंटरव्यू में कर रहा था तो उन्होंने बयान में कहा कि पिछली बार बैट्समैन को जो है बॉलर जो है कमज़ोर मिल गया था, इसलिए वो धुआंधार बैटिंग कर लिया, लेकिन इस बार थोड़ी मुश्किल उनको होगी। मतलब वो अपने आप को मजबूत गेंदबाज बता रहे थे। लेकिन आप देखिए कि अगर 4,80,000 वोट का गैप है तो इंडिया गठबंधन कितनों मजबूत हो, तो उस गैप को मुझे लगता है कि पाटना बड़ा मुश्किल होगा। और यही वजह है कि हजारीबाग लोकसभा सीट को लेकर चर्चा ये है कि चाहे मजबूती कागज़ पर हो या फिर ज़मीन पर हो, चाहे जितनी दिखा लीजिए, उस गैप को भरने में कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और जिस एक मजबूत वोट बैंक पर जिसका आपका एकाधिकार हो जाता है, उसमें जिस तरह से आप संजय मेहता जी का नाम ले रहे हैं कि वो वोट काट रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा। और मुझे लगता है कि अगले को कहीं ना कहीं फ़ायदा हो सकता है। बिल्कुल, हालांकि असंभव तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ग्राउंड पे देखने को मिली और जिस तरीके से चुनाव लड़ने की रणनीति थी कांग्रेस पार्टी की और इंडिया अलायंस की, वो अपने आप में यह बता रहा था कि बहुत मन मिजाज से चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। ठीक है कि कांग्रेस को वो सीट मिली है, उम्मीदवार बनाया गया बीजेपी से ला करके। बहरहाल जो परिस्थितियां हजारीबाग में देखने को मिली, उस पर हम लोग बिना कोई लाग लपेट के बातचीत करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि आप तक जो है फैक्ट बातें पहुंचाई जाए। हालांकि चुनाव परिणाम 4 को ही आना है, हम लोग कोई तीसरी आंख से तो देखने वाले हैं नहीं कि क्या कुछ अंदर तय हो गया है, लेकिन जो समझ में आ रही है परिस्थितियां हजारीबाग को लेकर के, वो आपको बताया गया। अब हम लोग हजारीबाग से चतरा पे चलते हैं। चतरा में केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया। केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज से विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन पे भरोसा जताया और बीजेपी ने सुनील सिंह जो सीटिंग एमपी थे उनका टिकट काट करके कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया। हालांकि सुनील सिंह का विरोध 2019 में भी हो रहा था, नारा लग रहा था कि
सुनील सिंह मजबूरी हैं, मोदी जरूरी हैं, इस तरीके के नारे उनके चेहरे पे लग रहे थे। इस बार भी राजनाथ सिंह का कार्यक्रम टिकट की घोषणा के पहले जब हो रहा था तो राजनाथ सिंह के कार्यक्रम में ही हंगामा हो गया, उनका विरोध होने लगा, मुक्कम धुक्कम जो मारपीट तक एक तरीके से कहिए कि चतरा में हो गया। बाद में परिणाम यह हुआ कि कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया और पहली बार यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि स्थानीय उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी ने भी केएन त्रिपाठी को देकर के यही मैसेज देने का काम किया कि भाई केएन त्रिपाठी भी स्थानीय हैं, और बाकायदा केएन त्रिपाठी बोलते भी रहे कि हम 1932 के, हम तो 1800 से पहले वाले हैं। तो इस तरीके की बातचीत तो वहाँ पे रही, लेकिन कालीचरण सिंह और केएन त्रिपाठी सीधी लड़ाई वहाँ पे थी। क्या कुछ परिस्थितियाँ आप देख पा रहे सनी, आपको क्या लग रहा है? सिद्दीकी अल्ताफ़ हमारे वहाँ पे ग्राउंड पे थे, वो उन्होंने क्या कुछ बताया, क्या समझे आप? बिल्कुल, देखिए, एक तो मुद्दा था, चूँकि कहा यही जा रहा था कि आज़ादी के बाद से लेकर अब तक चतरा को कोई स्थानीय सांसद नहीं मिला है, और इसकी बात ज़ोर शोर से उठाई जा रही थी। और उसके बाद जैसे ही कालीचरण सिंह को टिकट मिला तो वहाँ के स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर उत्साह था कि इस बार जो है स्थानीय उम्मीदवार यहाँ से बने हैं। और जब इंडिया गठबंधन के तरफ से इन्हें बनाया गया उम्मीदवार, तो उसके बाद कहा गया उधर से भी कि हम भी यहाँ के स्थानीय हैं, तो दोनों तरफ से स्थानीय हो गया, लेकिन दोनों दो छोर के स्थानीय थे, और उस हिसाब से दोनों जो है अपना अपना समीकरण बनाने लगे। अब रही बात से मजबूत स्थानीय हम हैं, और दूसरा ये बोल रहा था कि भाई हम भी तो स्थानीय हैं, इस तरीके की बातचीत होने लगी। बिल्कुल, ये चर्चा वहाँ पर जोरों पर थी। लेकिन आप देखिए कि बाद में, अभी मैं कल देख रहा था सोशल मीडिया पर, आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में जो है जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो किस तरह से पिस्तौल लेकर चुनावी मैदान में उतर गए थे। उनकी वो तस्वीर भी वायरल करके एक छवि उनकी बनाने की कोशिश की कई लोग, हालांकि कुछ ही लोग तक वो पहुंच पाया होगा, कि भाई एक तरफ आप देखिए कि एक सरल सौम्य कैंडिडेट है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि किस छवि का एरोगेंट व्यक्ति हैं। केएन त्रिपाठी को एरोगेंट तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। उसमें ना केवल ये बंदूक ताने हुए वो तस्वीर, बल्कि इसके अलावे आपको याद होगा कि जो न्याय उल गुलान रैली हुई थी इंडिया अलायंस की यहाँ पे रांची में, उस रैली में जो मारपीट हुई उन तस्वीरों को ही वायरल कराया गया, और बताया यही गया कि देखिए भाई कालीचरण सिंह जो हैं वो बहुत ही सौम्य हैं, मिलनसार हैं, यहाँ के लोकल हैं, एकदम चतरा के खांटी हैं, और वो हर किसी से मिलते जुलते रहते हैं, तो चुनना आपको ये है। तो ये तो परसेप्शन अलग अलग तरीके के जो समर्थक हैं अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं के, वो एक करते रहते हैं चुनाव के ठीक एंड पहले, उनकी अपनी कोशिशें जारी रहती है। हाँ बिल्कुल, और बहुत दिलचस्प ही रहा, कहा जा सकता है कि चतरा का माना जैसे माना जाता रहा है कि उस इलाके में अक्सर बड़ी मार्जिन से बीजेपी जीतती रही है, लेकिन केएन त्रिपाठी के आने के बाद मुकाबला थोड़ा रोचक हुआ। कहा जा सकता है कि उस हिसाब से मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा। अब तो क्या होगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन लड़ाई जो है सीधी तौर पे इन्हीं दोनों में है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीजेपी ने जिस तरह से पहले अपना उम्मीदवार दिया वहाँ पर, हालांकि बीजेपी के जो एक वहाँ के लोकल नेता थे राजधानी यादव, वो कोई भोक्ता करके थे, वो लड़ने वाले थे, उनको बाद में मैंने यादव प्रोटेस्ट कर रहे थे, बाकायदा बीजेपी दफ्तर में आकर प्रोटेस्ट किए। अभी पिछले दिनों जब एक संगठन की बड़ी बैठक हजारीबाग में चल रही थी, तो उस बैठक में वो आए हुए थे। तो जब बाहर निकले तो मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने पूछा कि आप नाराज़ थे, मुखर होकर बोल रहे थे, क्या आप अभी बोलिएगा, मैं इंटरव्यू करना चाहूँगा आपसे। तो बोले कि नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है और अब मेरी कोई नाराज़गी नहीं है, कालीचरण जी जीत रहे हैं, मेरा पूरा समर्थन है। तो उस हिसाब से आप समझिए कि पार्टी ने जो अंतर्कलह था एक उसे पाटने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि इन सब का फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को वहाँ जरूर मिलेगा। आप जो एक चीज़ बोल रहे हैं सन्नी कि जीत हार का जो मार्जिन 2019 में रहा, बीजेपी जो भी सीटें जीती और जो मार्जिन रहा वो काफ़ी बड़ा मार्जिन से चुनाव जीता गया। उसके पीछे की कई सारी वजह हैं। 2014 का जो चुनाव था वो था कांग्रेस के खिलाफ वोट किया गया। 2019 में जो है उम्मीद को लेकर के वोट किया गया, एक भरोसा को लेकर के वोट किया गया, पुलवामा को लेकर के वोट किया गया, पुलवामा के नाम पे वोट भी मांगा गया, और वजह पूरा राष्ट्रवाद को लेकर के जिस तरीके से जो चीज़ें हुई, लोगों ने अग्रेसिवली वोट किया बीजेपी को कि नहीं बीजेपी चाहिए, जिस तरीके से मोदी दावा कर रहे थे। अब 10 साल चूंकि इस सरकार को हो गई, और 10 साल के बाद जब
नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच में जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या डिलीवर किया, इस पे बातचीत वो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो इन सारी चीज़ों पे बातचीत होनी थी और वो बातें नहीं हो पा रही है, यही वजह है कि मोदी का नाम अब भी चलने के बावजूद जो है वो मार्जिन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसे ऐसे सीटों पर जहां पे लोग 4-4 लाख वोटों से चुनाव जीते थे। अब बिल्कुल देखिए, हर एक सीट का मुझे लगता है कि वही समीकरण है कि वोटों का मार्जिन जो है लगातार कम होते जा रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अंतिम समय में ऐसा लग रहा है कि वो कमज़ोर पड़ जा रहे हैं और वही अंतिम समय में जो है सामने वाले को फ़ायदा हो जा रहा है। और नहीं तो आप हर एक सीट पर देखिए कि आपको लगेगा कि कांटे की टक्कर है मीडिया रिपोर्ट से या फिर राजनीतिक विश्लेषण जो करते हैं उनके विश्लेषण को देखकर, लेकिन अंतिम समय में जाते जाते पता नहीं क्या मामला बिगड़ता है और उसके बाद मामला बिगड़ जाता है। बूथ मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं को जोड़े रखने में जो है ये लोग फेल हो जा रहे हैं। हालत ये है कि जो अलायंस के जो दूसरे जो घटक दल हैं, अपने घटक दल के प्रमुख नेताओं को भी जो है जोड़े रखने में, बनाए रखने में जो है ये लोग चुनौती से जूझ रहे हैं। दूसरी बात चतरा को लेकर के एक जो बड़ा फैक्टर गिरिनाथ सिंह के नाम का रहा कि गिरिनाथ सिंह जिस तरीके से अन्नपूर्णा देवी के बाद बीजेपी में गए और इस चुनाव से ठीक पहले पटना जाकर के राजद में शामिल हो गए, और माना यह जा रहा था कि अगर गिरिनाथ सिंह को टिकट दे दिया जाता, अगर वो कांग्रेस के सिंबल पर भी चुनाव लड़ते तो वो के.एन. त्रिपाठी से ज़्यादा मजबूती से चुनाव लड़ पाते। और एक दूसरा फैक्टर ये भी रहा, मुझे लगता है कि सत्यानंद भोक्ता उस मजबूती के साथ के.एन. त्रिपाठी के साथ खड़े नहीं रहे। पलामू में तो बिल्कुल वो गायब रहे और चतरा में हालांकि कुछ जगह पर दिखे, तेजस्वी जी की सभा में दिखे और ऐसे भी कार्यक्रम में दिखे, लेकिन जिस मजबूती के साथ चूँकि मंत्री रहते, अगर उस इलाके को अच्छे से संभाला जाता तो मुझे लगता है कि और मजबूत स्थिति हो सकती थी। नहीं, भोक्ता जो मंत्री हैं सत्यानंद भोक्ता, दर्शकों को यहाँ पे बताना जरूरी है कि वो एक बड़ा फैक्टर बन गए। इंडिया अलायंस अगर थोड़ा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है तो उसमें सत्यानंद भोक्ता की बड़ी भूमिका है। सत्यानंद भोक्ता राज्य में हेमंत सोरेन सरकार में भी मंत्री रहे और अभी मौजूदा जो चंपई सोरेन सरकार चला रहे हैं उसमें भी मंत्री हैं। राजद के इकलौते विधायक हैं। पलामू से तो नदारद ही रहे, सिर्फ ममता भूइयां के नामांकन में गए और उसके बाद वो गायब रहे। और चतरा में जो भूमिका है, आप ये देखिए, जो दर्शक जुड़े हुए हैं और एक आम जो चर्चा रही सनी कि सत्यानंद भोक्ता ने खुद को पहले तो वो प्रेजेंट करने लगे कि हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकायदा उन्होंने बैनर पोस्टर छपवा लिया और उस पोस्टर को रिलीज भी कर दिया। हम लोगों ने उस खबर को भी चलाई फॉलो अप पे और उनका इंटरव्यू भी चलाया कि भाई आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब वो तैयारी कर रहे थे और अचानक से कालीचरण सिंह के उम्मीदवारी की घोषणा के बाद वो बैक कर गए। जैसे ही बीजेपी ने कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बना दिया, सत्यानंद भोक्ता बैक कर गए और एक चर्चा पूरे उस इलाके में होने लगी जो रांची तक भी पहुंची कि कालीचरण सिंह के साथ सत्यानंद भोक्ता के कई तरीके के संबंध हैं, पारिवारिक संबंध, व्यावसायिक संबंध, इस तरीके की बातचीत होने लगी। और यही वजह है कि सत्यानंद भोक्ता बैक हुए। हालांकि टिकट तो उनको पहले भी नहीं मिलने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अग्रेसिवली वो प्रयास में थे कि उनको टिकट मिल जाए, कालीचरण की उम्मीदवारी के बाद वो वापस हो गए। और यही वजह बताई जा रही है कि भोक्ता जो है खुल करके इंडिया अलायंस के लिए उन्होंने काम नहीं किया। चूँकि पलामू में जब वो नदारद रहे, हम लोगों ने भी खबरें चलाई, कई दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने भी खबरें चलाई, चतरा में तेजस्वी के कार्यक्रम में वो जरूर दिखे। तो एक बड़ा फैक्टर जो है भोक्ता भी रहे, के.एन. त्रिपाठी के साथ उस तरीके की जो है प्रभावशाली तरीके से उनकी मौजूदगी नहीं रही। भले कुछ कार्यक्रमों में वो दिखे, चेहरा उनका दिखा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि यही वजह रही कि थोड़े कमज़ोर पड़ते हुए दिखे के.एन. त्रिपाठी। और अगर सत्यानंद भोक्ता मजबूती के साथ रहते, वहाँ के लोकल लीडर और जितने हैं वो मजबूती के साथ रहते जो इंडिया अलायंस के हैं कांग्रेस के अलावे, तो और स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती थी। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि जो मार्जिन भले ही पिछली बार बहुत ज़्यादा था वो नहीं हो, लेकिन मार्जिन अच्छा खासा हो सकता है। तो आपने सुना कि जिस तरीके से जो चीज़ें निकल करके आ रही है उसमें यही दिख रहा है। हजारीबाग जैसा ही स्थिति चतरा में भी है। बीजेपी एक तरीके से बढ़त में वहाँ पे दिखाई दे रही है और वजहें कई सारी हैं। सत्यानंद भोक्ता उस तरीके से नहीं लगे, गिरिनाथ सिंह को टिकट नहीं मिला तो वो भी चुप्पी साध लिए, उस तरीके से नहीं लगे। और दूसरी एक जो कोशिशें हुई कि के.एन. त्रिपाठी को एरोगेंट की तरह दिखाया जाए और दिखाया जाए कि उनकी जो कार्यशैली है, जो छवि है, वो
ठीक नहीं है और कालीचरण सिंह काफ़ी सौम्य हैं। तो ये कई तरीके के फैक्टर यहाँ पे काम किया है। कोडरमा चलते हैं। कोडरमा की जो सीट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पूरे देश भर में इस पे चर्चा हो रही है। चर्चा की वजह विनोद सिंह हैं। विनोद सिंह माले के कैंडिडेट हैं जो इंडिया समर्थित उम्मीदवार हैं। पहली दफ़ा वहाँ पे माले जो है इंडिया अलायंस के तहत चुनाव लड़ा। पिछले बार 2019 में बाबूलाल मरांडी को महागठबंधन से टिकट मिला था, वो चुनाव लड़ रहे थे। जेबीएम उस वक्त अस्तित्व में था। अन्नपूर्णा देवी जो 19 में चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने तकरीबन 4 लाख वोटों से संभवतः बाबूलाल मरांडी को हराया था। और इस बार बाबूलाल मरांडी अन्नपूर्णा देवी के साथ हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, और बीजेपी के टिकट पे ही अन्नपूर्णा चुनाव लड़ रही थी। अब तो मतदान हो गया। तो विनोद सिंह को लेकर के चर्चा इसलिए बनी कि विनोद सिंह ज़बरदस्त वहाँ पे फाइट करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, तब जबकि लाल झंडा उनके साथ जुड़ा हुआ है। लाल झंडा को देखते ही जो सामान्य वर्ग जो है, जो वोटर हैं, उनमें एक थोड़ी सी झिझक सी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन विनोद सिंह का जो व्यक्तिगत छवि है, लाल झंडे का जो संघर्ष है और इंडिया अलायंस का जो ताना बाना है, एकजुटता है, वो एक तरीके से अन्नपूर्णा देवी के सामने जो है मजबूती से विनोद सिंह को खड़ा कर दिया। और चर्चा की वजह यही है कि वो अन्नपूर्णा देवी जो प्रधानमंत्री मोदी के मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं, और पिछली बार काफ़ी संख्या मार्जिन से जो है वो चुनाव 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीती। और उस अन्नपूर्णा देवी के सामने, उन अन्नपूर्णा देवी के सामने जो है विनोद सिंह एकदम पहाड़ की तरह खड़े हो गए। इसीलिए चर्चा हो रही है। तो क्या चीज़ें आपको दिखी? सनी, आप गए थे वहाँ पे, आपने कई सभा कवर किया, तेजस्वी का भी सभा कवर किया, कोडरमा में आप गए भी, कवर भी किए, क्या कुछ देखा आपने? अब बिल्कुल देखिए, अन्नपूर्णा देवी को भी कहीं से भी कमज़ोर नहीं आंका जा सकता है। मजबूत मैं तो कमज़ोर बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो काफ़ी मजबूत हैं और एक दूसरा व्यक्ति भी मजबूती से सामने खड़ा हो गया। बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े हुए, वो भी कोई लाल झंडे का व्यक्ति। और यही वजह है कि बीजेपी के लोग देखिए नारा भी लगा रहे थे कि ये झंडा लाल नहीं, ये चीन का, इस तरह की बातें बोल रहे थे। भगवा बनाम लाल हो गया। हाँ, तो एक तो है कि लड़ाई वहाँ पर बिल्कुल सीधी थी। अन्नपूर्णा देवी वर्सेस विनोद सिंह, जो माले और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लेकिन जेपी वर्मा जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में बीजेपी छोड़कर शामिल हो गए थे और वो निर्दलीय कैंडिडेट बन गए, और जेएमएम ने उन्हें पार्टी से जो है निलंबित भी किया। तब माना गया कि कहीं ना कहीं अब समीकरण हो सकता है कि और कुछ गड़बड़ हो। लेकिन जेपी वर्मा के साथ हाल के दिनों में देखा गया कि वो प्रचार प्रसार करना बहुत कम कर दिए, शांत हो गए। शुरू में चर्चा ये होगी जेपी वर्मा के खड़े हो जाने से विनोद सिंह की स्थिति जो है ख़राब हो सकती है, हो सकता है कि जो इंडिया अलायंस का वोट था वो काटेंगे। लेकिन बाद में उनके नॉमिनेशन करने के बाद ये खबरें निकल कर आई, बाकायदा जेपी वर्मा के लोग भी ये बोलते हुए सुने गए कि हम लोग तो ज़्यादातर बीजेपी के वोट ही हम लोगों को मिलेगा। उनका जो जातिगत जो वोट है, जो वर्मा जाति जो है, वो ऑलरेडी बीजेपी के ही वोटर हैं। तो लोग यही मानने लगे कि इससे बेनिफिट्स विनोद सिंह को बेनिफिट्स होगा या फिर होने लगा। और उसके बाद अंतिम दौर में जो है वो मुझे लगता है कि बहुत शांत भी पड़ गए। एक दूसरी बात कि वहाँ पर एक JBKSS के भी उम्मीदवार मनोज यादव भी वहाँ पर खड़े हुए, लेकिन मनोज यादव अब कितना वोट ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे, उनके अपने दावे हैं। वो कोई फैक्टर नहीं बन पाए हार जीत। हाँ, जो स्थिति दिख रही है उस हिसाब से कहा जा सकता है। लेकिन जो जयराम महतो के समर्थक हैं, और ख़ास करके जिस तरह से मनोज यादव कहते रहे हैं कि पारा शिक्षकों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, छात्रों की लड़ाई लड़ी, JPSC की लड़ाई लड़ी, तो उस हिसाब से यूथ का एक झुकाव उनके प्रति जो कुछ भी देखने को मिला वो चुनावी परिणाम के बाद पता चलेगा। लेकिन अन्नपूर्णा देवी के साथ एक फैक्टर वहाँ पर ये मजबूत था कि एक तो भाई एक चर्चा ये थी जो दोपहर को भी मैं बोल रहा था कि अन्नपूर्णा देवी जीतेंगी तो फिर से मंत्री बनेंगी तो हो सकता है कि इस इलाके के लिए कुछ हो। लेकिन दूसरे तरफ ये भी कहा जा रहा था कि मंत्री रहते ही क्या कुछ कर पाएँ। तो ये एक वहाँ पर विरोधाभास की आवाज़ें थी। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सभा किए, बाकायदा उन्होंने रोड शो किया, और दूसरी तरफ विनोद सिंह की तरफ से तेजस्वी यादव पहुँचे, मुख्यमंत्री पहुँचे, कल्पना सोरेन ने कई सभा की। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग डाटा देख रहा था अभी संजय, आज का जो वोटिंग परसेंट आया है उसमें आप देखिएगा कि 2 जगह का वोटिंग परसेंट ज़्यादा है। एक तो गांडे विधानसभा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, और दूसरा बगोदर।
तो गांडे में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कल्पना सोरेन उस हिसाब से कैंपेनिंग की, और माना ये जा रहा है कि कल्पना सोरेन के लिए या फिर इंडिया अलायंस और जेएमएम की तरफ से झुकाव को देखते हुए वोटिंग परसेंट बढ़ा। दूसरा, बगोदर के खुद विनोद सिंह रहने वाले हैं और इसीलिए बगोदर का भी वोटिंग परसेंट बढ़ा। तो इन दो जगह का जो वोटिंग परसेंट बढ़ा, तो मुझे लगता है कि इसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं विनोद सिंह को तो मिलता हुआ मुझे लगता है बिल्कुल। और आप देखिए कि मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दें कि कोडरमा में जो आज वोटिंग हुआ है वो 61.60% हुआ है। ये 5 बजे तक का है, 5 बजे का। हो सकता है कि 2-4% इसमें बढ़े बाद में। तो इसमें अगर विधानसभा वाइज देखा जाए तो 6 विधानसभा हैं। बगोदर में 63% से अधिक मतदान हुए हैं, बरकट्ठा में 60% मतदान हुए हैं, धनवार में 60% से अधिक, गांडे में 66% से अधिक, और जमुआ में 58% से अधिक, कोडरमा में 60% से अधिक। कोडरमा जो तिलैया इलाका है, माना जाता है कि अन्नपूर्णा देवी का मेन गढ़ है। अब देखिए कि वहाँ पर वोटिंग परसेंट कम है, जमुआ में वोटिंग परसेंट कम है, लेकिन बगोदर में 63 से अधिक और गांडे में 66 से अधिक, मतलब 67 सबसे अधिक। तो इसका फायदा तो मिलेगा, लेकिन माना ये जा रहा है कि बरकट्ठा में विनोद सिंह के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से बरकट्ठा से वो लीड ले, क्योंकि बरकट्ठा से जो अभी विधायक है अमित यादव, वो बीजेपी को अपना समर्थन दे चुके हैं। आपको याद होगा कि अन्नपूर्णा देवी के नॉमिनेशन में भी वो आए थे, मेरी बातचीत भी हुई थी। लेकिन दूसरी तस्वीर एक वहाँ से ये भी है कि पिछले दिनों जो वहाँ के पूर्व विधायक हैं वो जानकी यादव, वो जो है बीजेपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो गए, और वो तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में वहाँ पर शामिल हुए थे। विनोद सिंह के कई सभा में कार्यक्रम, ये जो पिपचो में तेजस्वी यादव का जो कार्यक्रम हुआ था वो बरकट्ठा में ही पड़ता है, और उस बरकट्ठा के मैदान में बहुत भीड़ थी, काफ़ी संख्या में भीड़ थी। लेकिन मैं जो उस भीड़ का आकलन कर पाया अपने हिसाब से, मुझे लगा कि ज़्यादातर मुस्लिम और आदिवासियों की भीड़ है, यादव जाति के लोगों की संख्या कम थी। लेकिन जितने यादव थे वो दावा कर रहे थे, उनकी बातचीत भी मैंने लगाया था कि यादव जो है इस बार मैडम के साथ नहीं बल्कि विनोद जी के साथ थे। लेकिन अब पूरे चुनाव के बाद जो आकलन किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जितना अनुमान किया जा रहा था कि टर्नआउट होगा, उस हिसाब से टर्नआउट नहीं हो पाया। इसलिए माना यह जा रहा है, एक तो गांडे और बगोदर से जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उससे, दूसरा है कि जो यादव वोट इधर नहीं टर्नआउट हुआ, तो उस हिसाब से लड़ाई जो है बहुत मजबूत वहाँ पर है, और कुछ भी कह पाना जो है अभी फिलहाल तो बड़ा मुश्किल है। कह पाना तो कहीं के लिए भी मुश्किल है, ये संभावनाएं हैं, और चूंकि राजनीति संभावनाओं का विषय है और हम लोग इसी पे बातचीत कर रहे हैं, तो जो चीज़ें होती हुई दिखाई दे रही है, कोडरमा में यादवों ने अग्रेसिवली जरूर वोट किया है अन्नपूर्णा देवी के लिए, लेकिन यादवों का एक बड़ा सा चंक तेजस्वी यादव के सभा के बाद, और जो राजकुमार यादव का अपना प्रभाव है, और जो माले से जो जुड़े हुए लोग हैं, और आरजेडी के नाम पे जो जुड़ा हुआ जो यादव समाज है, वो विनोद सिंह को वोट मिला है, तो उसकी भी संख्या कम नहीं है। तो ऐसे में यादवों के वोटों में भी सेंधमारी जो है विनोद सिंह ने किया है। विनोद सिंह की चर्चा इसलिए भी हो रही है पूरे देश भर में कि आप पे देखिए कि अपर क्लास के वोटरों में भी जो है उन्होंने बड़ी सेंधमारी की है, जो ये माना जाता है कि भाई वो बीजेपी के वोटर हैं। तो ये हर तरीके के जो वोटर हैं उसमें विनोद सिंह एंटर किए हैं, और यही वजह है कि विनोद सिंह के लोग, उनके समर्थक जो है, यह दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प है, मुकाबला है। हालांकि कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं, तो जीतने के लिए तो हर कोई दावा कर देता है, लेकिन वो चीज़ें हम लोग नहीं बोल सकते हैं, ना बोलना चाहिए। लेकिन लड़ाई में वो वहाँ पे कोडरमा में जो है दिख रहा है कि कोडरमा में लड़ाई है, और कुछ दर्शक इस चीज़ को लेकर के भी जो है ऑफेंड हो सकते हैं कि भाई आप जो है विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों पे ही ज़्यादातर क्यों बात कर रहे हैं। उसकी भी वजह है। देखिए, बीजेपी की तीनों सीटें बीजेपी ने 2019 में जीती है और बड़े मार्जिन से जीती है, तो जाहिर सी बात है कि एज में तो वही लोग हैं, उनसे लड़ाई है। वो लोग तो अपर हैंड हैं ही, लेकिन जो लोग लड़ रहे हैं उन तक पहुंचने की लड़ाई है। तो इनके क्या प्रयास रहे उस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और चतरा हजारीबाग के साथ साथ कोडरमा की जो परिस्थितियां हैं वो हमने बताया। क्या कोडरमा को लेकर के कुछ और आप बोलना चाहेंगे? कोडरमा को लेकर देखिए, एक बात तो ये है कि मैं वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहाँ पर आए और आकर वो बोले कि यहाँ उम्मीदवार मैं ही हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही उम्मीदवार हूँ।
तो जो माले के उम्मीदवार हैं विनोद सिंह, मैं उनको उनसे बातचीत कर रहा था, तो वो बोल रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं कि मैं ही उम्मीदवार हूँ, तो इसका मतलब ये है कि वो बता रहे हैं कि उनके जो सांसद हैं या फिर उनके जो प्रत्याशी हैं वो कोई काम नहीं कर पाए, इसलिए प्रधानमंत्री को ये बोलना पड़ रहा है कि मैं ही उम्मीदवार हूँ। तो ये एक विनोद सिंह के सामने ये भी बड़ी चुनौती थी। कहा जाता है कि लाल झंडा बहुत कमज़ोर है, बहुत कम देखने को मिला, लेकिन अगर लाल झंडा के सामने प्रधानमंत्री आकर खड़ा हों और वो कहें कि मैं खुद यहाँ पर चुनावी मैदान में हूँ, और उसी कार्यक्रम के बाद दूसरे या तीसरे दिन बाबूलाल मरांडी का जहाँ घर है तीसरी में राजधनवार विधानसभा का, वहाँ पर विनोद सिंह की सभा होती है। और वहाँ पर शायद उसी दिन कार्यक्रम था जिस दिन प्रधानमंत्री का था, और उस कार्यक्रम में भी भारी भीड़ जुटती है। तो इस भीड़ को देखकर खास करके विनोद सिंह के जो समर्थक हैं, इंडिया अलायंस के लोग हैं, तो वो इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग अभी हैं लड़ाई में और हम लोग जीत रहे हैं। तो अपने अपने दावे हैं, अब क्या होता है अब देखिए। नहीं, ये ठीक है, आप जिन बातों पे इंगित कर रहे थे कि प्रधानमंत्री बोले कि मैं ही पीएम भी हूं और मैं ही एमपी का कैंडिडेट भी हूं, ये पूरे देश भर में है, मोदी का नाम ही है। आप देखिए कि ज़्यादातर बीजेपी के जो कोर जो वोटर्स हैं, जो समर्थक और कार्यकर्ता हैं, उनसे जब बातचीत होती है सनी, तो वो लोग भी नाराजगी जाहिर करते हैं अपने कैंडिडेट्स को लेकर के, या फिर जो सांसद रह चुके हैं या फिर जो नए कैंडिडेट्स भी बने। नए कैंडिडेट को लेकर के तो बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, चूंकि एक उत्सुकता से बन जाती है कि भाई ठीक है, उसको तो कम से कम हटाया गया, एक राहत सी तो मिली उन लोगों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता, जो समर्थक हैं, जो नेता हैं। लेकिन वो लोग भी ये मोदी नाम पे ही ये पूरा चुनाव चल रहा है। अब पूरे देश की जो अगर आप राजनीति देखेंगे तो वन मैन सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो गया है। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, बीजेपी अगर चुनाव लड़ रही है तो मोदी चेहरा है, जेएमएम चुनाव लड़ रहा है, झारखंड में हेमंत सोरेन चेहरा है, बिहार में आरजेडी लड़ रहा है तो तेजस्वी यादव चेहरा है, ममता बनर्जी बंगाल में चेहरा है, अखिलेश यादव यूपी में चेहरा है। तो इस तरीके की पॉलिटिक्स जो है पूरे देश भर में हो रही है। तो मोदी इसीलिए कोडरमा में आकर के इस बात को बाकायदा उन्होंने मंच से कबूला भी, और ये जो कबूलनामा रहा वो यह दिखाया कि विनोद सिंह मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसे में उनको बोलना पड़ रहा है, जबकि उनका मंत्री चुनाव लड़ रही है वहाँ पे, कि भाई यहाँ पे मैं ही कैंडिडेट हूँ। गिरिडीह को लेकर के भी उन्होंने कहा, क्योंकि गिरिडीह में भी नाराजगी है, लेकिन लोग ये जरूर बोल रहे हैं कि भाई हम चंद्र प्रकाश चौधरी से नाराजगी है, लेकिन वोट हमको किसको देना है, तो हम तो मोदी को देख रहे हैं। तो जो बीजेपी के लोग हैं वो मोदी को देख करके ही वोट कर रहे हैं। उसी प्रकार झारखंड में अगर आप पूरे अलग अलग जगहों पे जब आप घूमते हैं सनी, तो आप देख पाएंगे कि ट्राइबल्स और मुसलमान और क्रिश्चियन में खास करके जो जेएमएम का आज के डेट में और इंडिया अलायंस का जो कोर वोटर हैं, उनमें यही फीलिंग है कि वो हेमंत को देख रहे हैं, हेमंत सोरेन को देख करके वोट कर रहे हैं। तो हम लोग अब बढ़ते हैं गांडे पे, जहाँ पे हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन चुनाव लड़ रही थी। अचानक से उनका राजनीति में उनका पदार्पण हुआ। वजह आपको मालूम है कि हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले में मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया, और उसके बाद जो है वो अब तक 3-4.5 महीने से जो है जेल में है। बीच में एक बार वो अपने परिजन के देहांत के मौके पे जो है पहुँचे थे ब्रह्मभोज कार्यक्रम में, तो उसमें वो आए थे। उस समय भी उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई। वायरल होने के पीछे की वजह यही रही कि गुरुजी के वेशभूषा में, मतलब पूरा दाढ़ी और बाल जो है उनका बढ़ा हुआ था, इसको लेकर के चर्चा होने लगी। तो कल्पना सोरेन जो वहाँ पे गांडे से उपचुनाव लड़ रही थी, सरफराज अहमद जो पहले चुनाव जीत करके गए थे 2019 में, वो सीट खाली कराई गई थी इस लिहाज से कि एक जो लिफाफा राज्य भवन में बंद था, अगर वो लिफाफा खुल जाए तो क्या परिस्थितियां होंगी, अगर सदस्यता जाती है हेमंत सोरेन की तब क्या होगा, इस लिहाज से वो सीट खाली कराई गई थी। लेकिन राजनीति का पूरा चेहरा जो है यहाँ पे बदल गया, और अभी चंपई सोरेन मुख्यमंत्री हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं। कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही थी, आज वोटिंग हो गया है। दिलीप वर्मा जो पिछले दफ़ा जेबीएम के टिकट पे चुनाव लड़े थे, तकरीबन 8-8.5 हज़ार वोट लेकर के आए थे, बीजेपी ने उनको इस बार टिकट दिया। और आजसू से अर्जुन बैठा चुनाव लड़े थे पिछले दफ़ा, जो 15,000-16,000 के आसपास वोट लाए थे, वो इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, अपनी किस्मत आजमा रहे थे। सारे लोगों का किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गया है। कल्पना मुर्मू सोरेन लगातार कैंप कर रही थी, गिरिडीह में कैंप कर रही थी, अपने लिए प्रचार कर रही थी और अपने साथी
सांसद प्रत्याशियों के लिए भी प्रचार प्रसार कर रही थी। क्या कुछ आप वहाँ पे देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं सनी? बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने एक तो दिलीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया था, एक तरफ तो कल्पना सोरेन है। दिलीप वर्मा को जिस दिन उम्मीदवार बनाया गया उसी दिन आजसू का एक बड़ा कार्यक्रम था। कार्यक्रम में सुबह जब पूछा गया सुदेश महतो जी से, जो आजसू के अध्यक्ष हैं, कि गांडे में आप लोग उम्मीदवार दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बना रहे हैं और उसके बाद तय किया जाएगा। और उनके बयान देने के आधे एक घंटा के अंदर ही दिलीप वर्मा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई। मीडिया में चर्चा इस बात को लेकर भी हुई कि कहीं ना कहीं आजसू में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि आजसू जो है अर्जुन बैठा को जो है अपना उम्मीदवार जो है वो बनाना आजसू चाह रहा था, लेकिन दिलीप वर्मा को उम्मीदवार बनाया गया। आप देखिए संजय, आपको याद होगा, आप भी थे, मैं भी था, जिस दिन अन्नपूर्णा देवी का नॉमिनेशन था उसी दिन दिलीप वर्मा का भी नॉमिनेशन था। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम आए हुए थे, केशव प्रसाद मौर्य आए हुए थे। बहुत बड़ी एक सभा की गई थी, गांडे में की गई थी, और गांडे के एक मैदान में की गई थी। और वो सभा शाम को 3-3:30 बजे के आसपास तक चली, 4 बजे तक। और उस पूरे सभा में कहीं भी दिलीप वर्मा जो है मंच पर नहीं चढ़े, मंच पर दिखे ही नहीं। मतलब सभा हुई, सभा खत्म हो गई, जबकि उसी दिन अन्नपूर्णा देवी नॉमिनेशन की, उसी दिन दिलीप वर्मा भी नॉमिनेशन किए। दिलीप वर्मा मंच पर नहीं दिखे, अन्नपूर्णा देवी मंच पर रही। बाकायदा बीजेपी के नेता मंच से ये बोलते हुए सुने गए कि दिलीप वर्मा को नॉमिनेशन में अभी देरी हो रही है, यही वजह है कि दिलीप वर्मा यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए। मतलब आप समझिए कि अपने उम्मीदवार को दिलीप वर्मा का फेस तक नहीं दिखाया गया उस मंच के जरिए। जबकि जो वहाँ पर डीसी कार्यालय में पहले से थे पत्रकार, वो बता रहे थे कि अन्नपूर्णा देवी से पहले दिलीप वर्मा डीसी ऑफिस में जो है अंदर गए थे, फिर भी वो नहीं गए। तो वहीं से चर्चा ये शुरू हो गई कि कहीं ना कहीं वाकोभर कहीं दे दिया गया क्या। लेकिन बाबूलाल मरांडी लगातार कैंपेनिंग उस इलाके में किए। आज भी वो कहीं उनका कार्यक्रम था, मैं पढ़ रहा था, बीजेपी की तरफ से बयान आया है बाबूलाल मरांडी की तरफ से, 14 के 14 सीट जीतेंगे और गांडे उपचुनाव भी मैं जीतूंगा। तो बीजेपी का अपना दावा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस मजबूती के साथ कल्पना सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने गांडे उपचुनाव को लड़ा, उस मजबूती के साथ बीजेपी के कैंडिडेट जो है चुनाव लड़ते हुए नहीं दिखे। कल्पना सोरेन इसलिए मजबूत हो गई, एक तो सरफराज अहमद जो अभी राज्यसभा सांसद बन गए, जो गांडे के पूर्व विधायक रहे हैं, वो खड़े थे। दूसरा ये कि सुदीप सोनू जो गिरिडीह सदर के विधायक हैं, वो मजबूती के साथ खड़े रहे। तो इन दोनों की मजबूती, और एकदम लोकल नेता हैं, एक एक घर एक एक गली से परिचित हैं, तो इन लोगों ने पूरे कल्पना सोरेन को रास्ता दिखाया, लोगों से मिलाया, और उसके बाद उस दिखाए हुए रास्ते में जो कल्पना सोरेन ने माहौल बनाया, मुझे लगता है कि यही वजह है कि वोटिंग परसेंट भी गांडे में सबसे अधिक हुआ है। और इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कल्पना सोरेन के लिए गांडे की राहें बहुत आसान होने जा रही है। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। और उपचुनाव का जो इतिहास रहा है, जो दर्शक जुड़े हुए हैं और झारखंड की राजनीति पे नज़र बनाए रखते हैं, उनको मालूम है कि जो सत्ताधारी दल होते हैं, आप पूर्व की रघुवर दास की सरकार में अगर देख लें, जो भी उपचुनाव हुए उसमें बीजेपी ने जीत दर्ज की। और इसी तरीके से हेमंत सोरेन जब से सत्ता संभाले 2019 में, और उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए, रामगढ़ एक अपवाद बना, वहाँ पर चंद्रप्रकाश चौधरी जो गिरिडीह से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी चुनाव लड़ी। और इसके अलावा जितने भी 5-6 उपचुनाव हो चुके हैं, 7वां उपचुनाव हो रहा है गांडे में, तो यहाँ ज़्यादातर एक को छोड़ करके सभी सीटों पे जो है गठबंधन के लोग ही जीते हैं। दूसरा जो एक फैक्टर रहा सनी, कि आप देखिए कि आजसू का साथ में रहने के बाद अर्जुन बैठा चुनाव लड़ लिए, तो एक नुकसान तो बीजेपी को सीधे तौर पे हुआ। दूसरा जो एक बेनिफिट कल्पना सोरेन को हुआ कि जिस दिन नामांकन हुआ था उसके उसी दिन संभवतः एक सुनील यादव करके कैंडिडेट थे, जो पिछले दफ़ा गांडे से चुनाव लड़े थे, उनका कोई अपना एक एनजीओ चलता है प्रधान या कुछ करके, वो 10,000 या 11,000 वोट लाए थे पिछली दफ़ा, वो जेएमएम में चले गए। तो वो भी एक तरीके से उनको बूस्टअप किया। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली, चूँकि मैं कल्पना सोरेन का कैंपेन कवर भी कर रहा था, 2 दिन मैं उस इलाके में था, तो मैं गांडे भी गया, और उस दौरान जब कल्पना सोरेन अलग अलग इलाकों में घूम रही थी, छोटी छोटी वो सभाएं कर रही थी, एक एक दिन में 30-30 जो छोटी छोटी सभाएं हैं, 35-35, 40-40 तक जो है सभाएं हुई। आप देखिए कि जहाँ पे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, वहाँ पे भी वो रुकी
और देखने को ये मिला खास करके कि कल्पना सोरेन को लोग सुनने और देखने भी पहुंच रहे थे। चूँकि अचानक से हेमंत सोरेन जेल गए और इनका पदार्पण हुआ पॉलिटिक्स में और सीधे तौर पे चुनाव भी लड़ने लगी, तो लोग उनको सुनने जा रहे थे। और चूंकि इनका जो बैकग्राउंड रहा है एजुकेशन फील्ड में, तो जो एक कम्युनिकेट करने की जो एक ट्रेनिंग तो एक तरीके से थी उनके पास, और वो पॉलिटिकली जो है वो अब दिखने भी लगा है, अच्छा भाषण देती हैं, तो वो उनका बेनिफिट जो है कल्पना सोरेन को वहाँ मिला। और महज 4-6-7 महीने के लिए एक आम सी धारणा बन जाती है। वो वर्ग, व्यापारी वर्ग जो बीजेपी का वोटर माना जाता है, समर्थक माना जाता है, मधुपुर उपचुनाव हो या फिर दूसरे सीटों पे जो उपचुनाव हुआ, वहाँ पे ये भी देखने को मिला कि चाहे डुमरी का उपचुनाव हो, कि व्यावसायिक वर्ग भी जो है उस इलाके का सत्ताधारी दल के साथ चला जाता है कि महज 6 महीना 7 महीना के लिए एक सीट अगर हार भी जाए अगर, तो कोई प्रभाव तो पड़ना नहीं है। तो ऐसे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उन लोगों को अपना व्यापार करना है, सरकार से क्यों आंखें तरेर करके जो है वो लोग काम करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें परसेप्शन बनती है, और यही वजह है कि कल्पना सोरेन वहाँ पे अच्छी खासी लीड में जो है दिखाई दे रही हैं। अब बिल्कुल यही वजह है। आप देखिए कि पिछले मुझे लगता है कि 1 महीने से अधिक समय से वो कैंप भी कर रही हैं। जब उनको कैंडिडेट घोषित नहीं किया गया उससे पहले भी वो लगातार कैंप कर रही हैं। और मैं एक चीज़ और नोटिस किया संजय, कि गांडे के इलाके में मुझे लगता है कि जैसे ही सरफराज अहमद जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद आचार संहिता लागू होने से पहले, ये दोनों का जो टाइम पीरियड है, जो बीच का समय है, इस समय में उस इलाके में बहुत कुछ काम हुआ। जितनी सड़कें हैं, आप भी घूम रहे थे, देखें किस तरह से काली नई सड़क बनी थी, सड़क किनारे हर जगह जल मीनार वगैरह दिख रहा था। मतलब लोगों को ये इस चीज़ का आभास दिलाया गया कि कोई एक व्यक्ति आ रहा है जो इस इलाके का अब कायाकल्प करेगा। हालांकि बहुत समस्या है, पानी को लेकर के, सड़क को लेकर के, इसको कोई खारिज नहीं कर सकता। लेकिन सड़क किनारे की ये तस्वीर सुधारने की कोशिश मीडिया के कैमरे के लिए या जैसे भी हो, ये बताने की कोशिश उस इलाके में की गई कि कोई आ रहा है जो इलाके की तस्वीर बदलेगा। और यही वजह है कि सरफराज अहमद हो या फिर सुदीप सोनू, वो लगातार ये बोलते रहे। सुदीप सोनू तो यहाँ तक बोल दिए कि भाई आपके सामने जो खड़ी हैं कैंडिडेट, वो मुख्यमंत्री के समकक्ष कैंडिडेट हैं। हालांकि बाद में उन्होंने बहुत मोल्ड किया, अपनी बातों को घुमाया फिराया, लेकिन ये उनके बोलने के बाद से ये चर्चा का विषय बन गया। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे भी ट्वीट किए कि जो है चुनाव के बाद चंपई सोरेन को हटा दिया जाएगा और कल्पना सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उसकी बहुत संभावना अभी भी दिख रही है। तो अब ये मान के चला जा रहा है कि एक विधानसभा चुनाव से पहले एक डेमो हुआ या फिर सेमीफाइनल हुआ कल्पना सोरेन को लेकर, उनके चेहरे को लेकर, उनके नाम को लेकर। और जिस हिसाब से आप देखिए कि नेशनल मीडिया का अट्रैक्शन कहीं ना कहीं रहा। आप देखिए कि नेशनल मीडिया झारखंड में जिन नेताओं का इंटरव्यू किया, अगर 3 नेता हैं तो उसमें से एक नाम कल्पना सोरेन का है। सभी ने बीबीसी से लेकर जितने नेशनल चैनल हैं उन लोगों ने इंटरव्यू किया। तो इसका मतलब है कि उन तक वो अपनी बातें जो है राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रही हैं। और यही कमी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में कमी खल रही थी चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद। एक स्टार प्रचारक, एक ग्लैमर वाला जो फेस होता है वो नहीं था और वो अट्रैक्शन नहीं हो रहा था। मैं जब गुमला में गया था सुदर्शन भगत के नॉमिनेशन में, तो सुदर्शन भगत नहीं, सुखदेव भगत के नॉमिनेशन में, तो सुखदेव भगत के नॉमिनेशन में सभी आए हुए थे, कांग्रेस के प्रभारी भी थे, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी थे। छोटा सा मैदान भी नहीं भर पाया था। तो सुखदेव भगत के लोगों ने कहा कि अगर यही चंपई सोरेन की जगह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहे होते तो यह मैदान जो है पूरा भरा रहता और पूरा बाजार भी जाम रहा होता। तो ये जो कमी है वो पद और कद दो अलग अलग चीज़ें हैं। और कल्पना सोरेन ने वो कद बनाया, एक तो उनको मौका मिला और लोग हेमंत सोरेन की छवि को कल्पना सोरेन में ढूंढने लगे। और यही वजह है कि कल्पना सोरेन को लोग सुनने भी आए। अच्छा ये हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कि कल्पना सोरेन कम्युनिकेट बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। जो वो भाषण दे रही हैं, अगर ईमानदारी तरीके से अगर बातचीत करें, जो बीजेपी के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि अगर पूरे झारखंड में अगर कोई नेताओं का अगर भाषण को लेकर के अगर कोई कंपटीशन हो जाए आज, और कोई जो मार्किंग करने वाला ईमानदारी से करे, तो कल्पना सोरेन आज के डेट में नंबर 1 रैंक के लिए जो है वो डिजर्व करती हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हेमंत सोरेन से भी बेहतर तरीके से ये भाषण दे रही हैं।
तो आप देखिए कि ये लोग, और यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर का जो मीडिया है वो भी आ रहा है, लगातार इंटरव्यू हो रहा है, अखबारों में छप रही हैं, टीवी में आ रही हैं, और कुछ तो चीज़ें होती है जो जन्मजात होती है, प्लस राजनीतिक विरासत तो है ही। तो इन सब सारी चीज़ों को मिला करके जो फैक्ट है, जो देखने को मिल रही है, वो यही है कि गांडे में कल्पना सोरेन लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि चुनाव परिणाम 4 को ही आना है। संजय रंजन या सनी शरद बैठ करके यहाँ से हम लोग तो तय नहीं करने वाले हैं, और ना ही कर सकते हैं, ना ही करना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड की जो चीज़ें हैं वो हम लोग हूबहू उसी तरीके से, बगैर कोई लाग लपेट के, कि ज़्यादातर दर्शक आप किस मानसिकता से देखते हैं, आपको लगता है कि ये आपके हिसाब से बातें हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ना आपके हिसाब से ना अपने हिसाब से जो ग्राउंड की जो स्थिति है और काम करने से जो समझ बन पाई है अब तक, उसके हिसाब से हम लोग बातचीत करते हैं। और उसमें यही देखने को मिल रहा है, जिन 4 सीटों पे आज मतदान हुआ, जिसमें 3 लोकसभा की सीट और 1 विधानसभा उपचुनाव की सीट, उसमें 3 में से 2 चतरा और हजारीबाग में बीजेपी बढ़त में दिखाई दे रही है, और कोडरमा में एक कड़ा मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं गांडे विधानसभा का जो उपचुनाव है वहाँ पे कल्पना सोरेन अच्छी खासी लीड में दिखाई दे रही हैं। तो इंतज़ार कीजिए 4 जून का। और तीसरे चरण का जो मतदान होना है 4 सीटों पे, जिसमें धनबाद है, गिरिडीह है, रांची है और जमशेदपुर है। फॉलो अप के जो सहयोगी हैं, जो साथी पत्रकार हैं, वो इन इलाकों में घूम रहे हैं। तमाम तरीके के जो खबर हैं ग्राउंड से, उसको जानने समझने के लिए आप फॉलो अप पे बने रहिए, देखते रहिए, और दिल करे तो शेयर भी किया कीजिए। शेयर करने में आप लोग काफ़ी कंजूसी बरतते हैं, तो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी बातें पहुंच सके। शुक्रिया।